तो साइकोलॉजी की सभी जानकारी के लिए, एकदम सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहें। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन उपयोग तथा सतत विकास, रिसोर्सेज यूजेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हम बात करेंगे सतत विकास के बारे में और उसके बाद आगे हम इसी के अंतर्गत संसाधन उपयोग को भी इंक्लूड करते चलेंगे। तो बात करते हैं कि सतत विकास होता क्या है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सतत विकास यानी ऐसा विकास जो लगातार, सतत का मतलब क्या हुआ, लगातार, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो लगातार आगे ही बढ़ रहा हो, जिसमें लगातार वृद्धि ही हो रही हो। जैसे ग्राफ देखें तो ग्राफ में लगातार ग्राफ ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा हो, ऐसे विकास को हम सतत विकास कहेंगे। और ये विकास होगा कब, जब हमारे पारितंत्र में जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता का विकास हो। हमारे इन्वायरमेंट में जब मनुष्य जीवन की गुणवत्ता का विकास होगा तो उस विकास से सतत विकास भी होगा। अब ये होगा कब, तो जब मनुष्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का एक सही मात्रा में यूज़ करना सीख जाएगा या यूज़ करेगा, उनका उपयोग करेगा, तब ये विकास आगे की तरफ लगातार बढ़ता ही चलेगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, सतत विकास का तात्पर्य है कि उपलब्ध पारितंत्र के अंतर्गत मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता का विकास हो, जैसा कि अभी हमने देखा। आगे देखें, एक ऐसा विकास जो निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर हो उसे हम सतत विकास कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य की आकांक्षाएं देखें, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं। और वो क्या चाहता है, वो कई बार प्रेजेंट में ही सारी खुशियां चाहता है, सब कुछ वर्तमान में ही जीना चाहता है, और इसके लिए वो कई बार भविष्य को इग्नोर कर देता है। और जिसकी वजह से जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका वो वर्तमान में ही अधिक से अधिक उपभोग स्टार्ट कर देता है, अधिक से अधिक उनका यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। जिससे होता क्या है, जिससे प्रकृति की जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। और क्योंकि जो मानव जीवन है वो प्रकृति पे ही डिपेंड है, इसीलिए अगर पर्यावरण की गुणवत्ता खत्म होगी तो मानव की गुणवत्ता पर भी, मानव के जीवन पर भी उसका असर पड़ेगा, और जिससे उसका जो विकास है वो बाधित हो जाएगा। यहाँ पर देखें बताया गया कि मनुष्य की जो सोच है, वर्तमान में सुख पाने की जो सोच है, उसकी वजह से वो भविष्य की ओर संकेत नहीं करता है, और उसकी यही सोच भविष्य की गुणवत्ता को समाप्त कर रही है, क्योंकि पर्यावरण की गुणवत्ता से ही भविष्य जीवन की गुणवत्ता होना संभव है। एक अच्छा पर्यावरण ही वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी बेहतर बनाता है। अब सतत विकास में आगे देखते हैं। तो सतत विकास ऐसे विकास की कल्पना है जिसमें वर्तमान से भविष्य तक सभी मिलने वाले संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाए। यानी हमारे पास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो पेट्रोल हो गया, चाहे पेड़ पौधे हो गए, चाहे और भी जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिल रही हैं खनिज के रूप में और भी चीज़ों के रूप में, उन सब का हम बहुत ही एक नियंत्रित मात्रा में जब इस्तेमाल करेंगे तब वो उनका हम लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। आप खुद देखें कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं
अब आपको दे दिया जाए खर्च करने के लिए और आपको टाइम दिया जाए कि आपके पास ये 1,00,000 रुपए 6 महीने का आपका खर्चा है, 6 महीने में आपको इसे खर्च करना है। अब आप उसको 1 महीने में ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें, मूवी देखना स्टार्ट कर दें, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मंगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका पैसे हैं वो बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे और आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो अनंत नहीं है, उनकी भी एक लिमिटेड मात्रा है और वो लिमिटेड मात्रा अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खर्च करने की कोशिश करेंगे तो इससे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे हम जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक हम उनका उपभोग कर पाएँ। जैसे सबसे पहले देखें, सबसे पहला पॉइंट है कि साफ वायु, शुद्ध जल और उनका संरक्षण, प्योर एयर, फ्रेश वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन। तो शुद्ध वायु में विभिन्न गैसें, जैसे आपको पता है कि वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ पानी की भाप आयतन के अनुसार ये मात्राएं यहाँ पर देखी जाती हैं। अब वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो वायु को हम शुद्ध बनाने के लिए, साफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम उन्नत किस्म के चूल्हों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि धुएं ज़्यादा ना निकलें। इसके साथ साथ हम बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बायोगैस हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो एलपीजी गैस है वो भी एक लिमिटेड मात्रा में होती है। सीसा रहित पेट्रोल का यूज़ करके वाहनों को भी बचा सकते हैं और इसके साथ साथ उनसे होने वाले प्रदूषण के खतरे को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीसा युक्त जो पेट्रोल होता है उससे बहुत सारी सांस संबंधी बीमारियां आगे चलकर उत्पन्न होती हैं। निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे सब लोग अगर अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, उससे प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। वहीं अगर सब सरकारी वाहनों का, जैसे बस का हो गया यूज़ करना, रेल का यूज़ करना, हवाई जहाज़ का यूज़ करना, इन सब का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, उससे एक टाइम पर बहुत सारे व्यक्ति उनमें बैठकर यात्रा कर सकते हैं और इससे उनके पैसे की भी बचत होगी और पर्यावरण का जो दुर्गति हो रही है, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी। उद्योगों के स्थापित करते समय उनके प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना, मतलब जब भी कोई उद्योग स्थापित किया जाए, जब भी कोई इंडस्ट्री स्थापित की जाए तो प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, ऐसे यंत्र उसमें लगाए जाएं। इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए वृक्षों की अधिक से अधिक मात्रा लगाई जानी, मतलब वृक्षों में वृद्धि करना। लेकिन आजकल होता क्या है, लगातार वृक्ष काटे ही जा रहे हैं। तो हम इन उपायों को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपका 2 क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। एक क्वेश्चन कैसा कि आपसे पूछा जाए सतत विकास क्या है और उसका सतत विकास के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम कैसे उपयोग करें। इसके साथ साथ मान लीजिए शॉर्ट में आ जाता है कि आप वायु प्रदूषण को कैसे रोकें, तो उसके मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, तो वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण को इन किन विधियों के द्वारा हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम जल प्रदूषण और जल को शुद्ध बनाने की बात करें कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, जल को कैसे शुद्ध बना जाए, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कि केवल मनोरंजन के लिए टेरेस पे फुहारे आदि, जो फाउंटेन आजकल देखते हैं जगह जगह पर फाउंटेन चलती रहती है, तो केवल मनोरंजन के लिए ही इन चीज़ों का उपयोग ना हो। 1 बाल्टी पानी प्रति मिनट 20 व्यक्तियों की प्यास को शांत कर सकता है। लेकिन आप देखें तो बहुत सारा पानी फाउंटेन में चला जाता है, फाउंटेन से गिर के चला आता है। बहुत सारे लोग आप देखें अपनी गाड़ियों को धुलने के लिए, यहाँ तक कि आप अगर घर से बाहर निकलते होंगे तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो रोड पर पानी का छिड़काव करते हैं। उनको ये नहीं पता कि बहुत सारे लोग पानी की वजह से अब भूखे या प्यासे मर रहे हैं।
इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यदि कोई सार्वजनिक नल टूटा है तो तत्काल उससे संबंधित अधिकारी को सूचित करें। स्नान के लिए आप बाल्टी का उपयोग करें, फव्वारे का उपयोग ना करें, क्योंकि फव्वारे में बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है। अब इनको देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। एक तो आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी अच्छी चीज़ें तैयार हो रही हैं, दूसरा इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में यूज़ करके एक अच्छे नागरिक बनने का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा पीने के जो जल स्रोत हैं उनको स्वच्छ बनाया जाए, कुओं तालाबों की नियमित सफाई की जाए और हर गांव में, हर आसपास के क्षेत्र में कुएं और तालाब को विकसित किया जाए। जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा दोहन ना किया जाए कि आगे चलकर खतरा उत्पन्न हो जाए। जैसे आप देखें कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रूस के पास में एक अरल सागर पर्वत, अरल सागर था, एक सागर था वहाँ पर, समझ लीजिए छोटा सा। अब उसको क्या किया गया, उसको उन्होंने वहाँ का पूरा पानी ही खींच लिया, अब वो ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। तो इस प्रकार दोहन भी ना किया जाए जिससे कि प्रकृति को आगे चलकर नुकसान पहुँचे। इसके बाद करें मृदा संरक्षण की बात, तो मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जहाँ पर वनस्पतियाँ लगी होती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, ये सभी मृदा कहलाती है। और बहुत सारे जीव जंतु इसी में निवास भी करते हैं। पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी अपना आहार भी इसी में उत्पन्न करते हैं। अब इसकी रचना जो होती है वो ठोस चट्टानों तथा भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं से बनती है। तो भूमि संरक्षण भी आवश्यक है। भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं? भूमि संरक्षण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं। तो जो बड़े बड़े सुनामी, बाढ़, ये सब चीज़ें आती हैं वो इनसे रोकी जा सकती हैं। रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग किया जाए या आवश्यकता अनुसार ही उपयोग किया जाए। मिश्रित खेती तथा पट्टीदार खेती करना एवं दाल वाली फसलें उगाना। मतलब मिश्रित खेती का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप एक भूमि में एक ही फसल को लगातार बोते जा रहे हैं। जैसे गन्ना है तो हर साल गन्ना ही बिठाया जा रहा है, या गेहूँ है तो गेहूँ ही सिर्फ उस खेत में हो रहे हैं। इस तरह की खेती नहीं, आप मिक्स, कभी गेहूँ, कभी दाल, कभी धान, कभी गन्ना। तो इससे क्या है, उससे उसकी उर्वरक क्षमता उस जमीन की बनी रहती है। ये टेक्निक अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, हम मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा भूमि को समतल बनाकर पानी के वेग को कम करना तथा छोटे बांध बनाकर मिट्टी को रोकना। मतलब जो मिट्टी का बहाव होता है, मिट्टी बहकर समुद्रों में या नदियों में चली जाती है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बांध बनाकर उनको हम रोक सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, तो इसमें देखिए खाद्यान्न तथा विकास, ये सब किस में आ रहा है, ये सब आपका संसाधन उपयोग में आ रहा है कि संसाधन का कैसे उपयोग करें, कैसे उनका संरक्षण करें, ताकि जो विकास है वो सतत चलता ही रहे। हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में तो खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, और पिछले 20 वर्षों की बात करें तो प्रति व्यक्ति 500 ग्राम से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध था, जो कि संतुलन के लिए पर्याप्त था। परंतु हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, जनसंख्या बढ़ने की वजह से इसका वितरण प्रत्येक व्यक्ति तक समुचित रूप में नहीं पहुँच पाता है, और इसके लिए देश में क्या हो रहा है, देश में अनाज की कमी महसूस होती है। तो अब इस कमी को कैसे रोका जा सकता है? अगर हम जो अनाज है उनको समुचित मात्रा में वितरित करें और उनके दुरुपयोग होने से उसको बचाएं। कई बार जहां अनाज सड़ रहे हैं बोरे में पड़े पड़े, कुछ लोग, कुछ ऐसे अनाज माफिया होते हैं जो अनाज को बोरों में भरकर अपने गोदामों में रखते हैं कि जब दाम बढ़े तो उनको बेचा जाए। तो इन चीज़ों को रोककर हम सभी नागरिकों तक जो अनाज है वो समुचित मात्रा में पहुंचाकर इन चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं, जो समस्याएं आ रही हैं खाद्यान्न से संबंधित। इसके साथ साथ
जो सबसे मेन चीज़ है वो है वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो उपलब्ध भूमि है उस पर 33% क्षेत्र अर्थात लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र में वन होने चाहिए, जबकि अगर हम वर्तमान में बात करें तो सिर्फ 36 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र में ही वन बचे हैं, मतलब उससे अधिक वन अब नहीं बचे हैं। तो वनों को सुरक्षित करना अति आवश्यक है और उसके लिए यहाँ पर नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं। जैसे वृक्षों का महत्व विद्यार्थियों को तथा एक आम जनता को समझाया जाए कि वृक्ष क्या हैं, उनका महत्व क्या है। वो केवल हमें लकड़ी ही नहीं देते, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और इसके साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देते हैं जो कि हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे वन क्षेत्रों में वृद्धि हो, लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया जाए और जिन एरियाज़ में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अभी भी ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज़ हो रहा है वहाँ पर बायोगैस का या सौर कुकर का, जो आपका सौर कुकर आता है जो सूर्य की ऊर्जा से, रोशनी से भोजन को पकाता है, ऐसे चीज़ों का उपयोग बढ़ाया जाए। इन चीज़ों को करने से इसके साथ साथ वृक्षों के कटाव को रोका जाए। जो वृक्ष लगातार काटे जा रहे हैं उनको रोककर हम क्या कर सकते हैं, हम वनों को संरक्षित कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन और उनके उपाय तथा वो सतत विकास में कैसे भागीदारी दे सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम में जब अगर क्वेश्चन आता है तो इनको लिखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।